नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे बायोलॉजी क्लास 12 नीट चैप्टर 8 मानव स्वास्थ्य एवं रोग का वॉल्यूम 8 हैगा। पीडीएफ नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, घंटी को दबाना ना भूलिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आज का हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, आप इसको ज़रूर देखिए। इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे एड्स रोग को कंप्लीट करेंगे आज पूरा, और स्व प्रतिरक्षा और कौन सी है वो कोई अंतर है उसको हम इसमें आज कंप्लीट करेंगे। अच्छा, सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो इसमें कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट के आज का ये लेक्चर। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। तो सबसे पहला पॉइंट हैगा आज हमारा टॉपिक हैगा कि सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सक्रिय और निष्क्रिय जो भी प्रतिरक्षा है उसमें अंतर बताना है। एक तरफ लिख लीजिए आप एक्टिव, एक तरफ लिखिए पैसिव। और फिर चलिए अब हैगा स्व प्रतिरक्षा, जो स्वयं व्यक्तियों के संक्रमण या टीकाकरण की अनुक्रिया में एंटीबॉडीज बनाने में से या फिर से विकसित होने वाली प्रतिरक्षा जो होती है वह सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अब आ जाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। किसी अन्य जीव के शरीर से विकसित एंटीबॉडीज को जब किसी अन्य जीव के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है तब जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसे कहते हैं हम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब इसके विकसित होने में एंटीबॉडीज के निर्माण में समय लगता है। अब जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है इसमें एंटीबॉडीज के निर्माण को विकसित होने में थोड़ा समय लगता है। ये जो है निष्क्रिय तुरंत हो जाती है। इसका प्रभाव दीर्घकालीन यानी लॉन्ग जो है टाइम होता है, दीर्घकालीन होता है इसका टाइम, लॉन्ग टाइम होता है इसका प्रभाव। किसका? सक्रिय प्रतिरक्षा का। इसका होता है कम टाइम होता है। यह लंबे समय तक प्रभावी नहीं रहती है। यह लंबे समय कैसे होती है? प्रभावी नहीं रहती है। ठीक है, ये हानि रहित होती है, यह हानि निरापाद होती है। इसे बोलते हैं हम, ये हानि रहित होती है। अन्य जंतुओं के शरीर में विकसित एंटीबॉडीज कभी कभी एलर्जिक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती हैं, तो ये हानिकारक भी हो सकती है क्योंकि इसके जो एंटीबॉडीज हैं वो अन्य जीव से लाए जा रहे हैं, इसलिए वह हानिकारक भी हो सकते हैं। वह जो है रोग या फिर एलर्जी या फिर और कोई जो अन्य है उसको विकसित कर सकते हैं ये शरीर में। चलिए अब हमको देखना है अगला क्या है। अगला इसमें हैगा कि शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र, इम्यूनी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इम्यूनी सिस्टम जो होता है हमारे शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र हमारे शरीर का। ठीक है, तो देखो शरीर का प्रतिरक्षी तंत्र लसिका अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं व एंटीबॉडियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, लसिका वाहिनियां तंत्र में फिर तो ये सब इसके क्या होती हैं? लसिका तंत्र में होती हैं। डब्ल्यूबीसी हो गए, लिम्फोसाइड हो गए, ये सब मिलकर क्या बनाती हैं? एक प्रतिरक्षा तंत्र को निर्माण करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। लसिका अंगों को दो प्रमुख भागों में बांट सकता है, प्राथमिक लसिका अंग और द्वितीय लसिका अंग। अब हम पढ़ेंगे प्राथमिक लसिका अंग, प्राइमरी लिम्फोसाइट। जो लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? लाल अस्थि मज्जा व थाइमस जो है वो प्राथमिक लसिका अंग होते हैं। अब लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो जो है वह प्राथमिक अस्थि मज्जा है, रेड बोन मैरो। चलिए शुरुआत करते हैं रेड बोन मैरो से। देखो वयस्क मनुष्य की में जो खोपड़ी या हड्डियों में जो वेस्ट बोन होता है ना, वेस्ट बोन,
कि जो कॉलर बोन या फिर श्रोणि मेखला, रीढ़ की हड्डियां, ठीक है, ये लंबी हड्डियां, ह्यूमरस, शीर्ष अस्थियां, लाल अस्थि मज्जा पाई जाती हैं इनमें, ये उसी स्टेम सेल्स में ये सब पाई जाती हैं, और जिसमें लिम्फोसाइट या भिन्न होता है। ठीक है, ये ओरल बातें थी। अब आ जाती है थाइमस पर। तो थाइमस जो है, थाइमस थाइमस जो थाइमस ग्लैंड है में द्विपालित होती है। कैसी होती है? द्विपालित होती है। थाइमस ग्रंथि वक्ष गुहा में, हृदय पर अधर तल में, नली या इस स्टर्न के बीच में स्थित होती है। थाइमस जन्म के समय व बच्चों में बड़ी होती है। ये ग्रंथि जन्म के समय बच्चों में बहुत बड़ी होती है और अधिक कार्य करती है उस समय, लेकिन आयु बढ़ने के साथ साथ ये छोटी हो जाती है, किशोर अवस्था तक आते बहुत छोटी हो जाती है। और थाइमस ग्रंथि संयोजी ऊतक द्वारा कोष्ठों में विभाजित रहती है। कोष्ठ टी कोशिकाओं से भरे रहती हैं। प्रतिरक्षी तंत्र में टी कोशिकाओं का भिन्न थाइमस में ही होता है। परिपक्व टी कोशिकाएं जो होती हैं वो रक्त के माध्यम से थाइमस में पहुंच जाती हैं, जहां पर उनका परिपक्वन होता है। थाइमस में ही इन कोशिकाओं का क्या होता है? परिपक्वन होता है। यहाँ परिपक्वन हुई कोशिकाओं में कुछ थाइमस छोड़ती हैं। थाइमस ग्रंथियां थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं। जो थाइमोसिन नामक हार्मोन्स का स्त्रावण होता है वो थाइमस ग्रंथियों से होना है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा व थाइमस टी लिम्फोसाइट के विकास व भिन्नन के लिए सूक्ष्म पर्यावरण उत्पन्न कराते हैं। प्राथमिक अंगों में परिपक्वन व भिन्नन के बाद लिम्फोसाइट द्वितीयक लसीकाव अंगों में रूपांतरित हो जाती है। उन अंगों में क्या हो जाती है? रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, अब द्वितीयक अंगों में ये रूपांतरित हो जाती है। तो ये तो थी थाइमस ग्रंथि, ये बच्चों में अधिक बड़ी पाई जाती है, लेकिन किशोर अवस्था तक आते आते ये बहुत छोटी हो जाती है और इसका कार्य करना भी बहुत कम कर देती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं द्वितीयक लसिका अंग कौन से होते हैं, सेकेंडरी लिम्फोटिक ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। देखिए, लिम्फ हो गया, तिल्ली, लिम्फ नोड और टांसिल और पियर चैम्बर, ये सब कैसे होती हैं? द्वितीयक लसिकाव अंग होते हैं। इनके बारे में देखेंगे हम। द्वितीयक लसिकाव ये अंग होते हैं। तो लिम्फ नोड आता है सबसे पहले। कौन सा आता है? लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड को देख लीजिए। अब चलिए, लिम्फ नोड को करते हैं शुरुआत। लिम्फ नोड में क्या है? तो लिम्फ नोड जो होता है, लिम्फ नोड 1.25 मिलीमी व्यास का होता है। 1.25 मिलीमी व्यास का होता है। जो अंडाकार रचना है जो लिम्फ वाहक पर पाई जाती है, यह लिम्फ नोड लिम्फ की सफाई करता है। जो लिम्फ होता है, लिम्फ का जो लसिक लिम्फ होती है ना, लिम्फ की जो लिम्फ नोड होता है वो लिम्फ की क्या करता है? सफाई करता है। संयोजी ऊतक इनके अनेक हिस्सों में बढ़ जाते हैं, जिसमें कोशिकाएं भरी रहती हैं। इससे गुजरने पर लिम्फ मैक्रोफेजेज द्वारा छन जाता है। मैक्रोफेज जीवाणु, विषाणु, एंटीजन आदि जो है उनका भक्षण भी इसी लिम्फ के द्वारा हो जाता है। ठीक है, ये आपने लिम्फ के बारे में पढ़ लिया थोड़ा। अब जल्दी पढ़ेंगे तिल्ली के बारे में। तिल्ली क्या होती है? स्प्लीन बोलते हैं, जैसे हम स्प्लीन तिल्ली को। तो सैम के आकार का ये उदरगुहा में पेट में जो है ये स्थित होता है। जो ऊपरी बाईं तरफ ये अमाशय के नीचे स्थित होता है। इसकी अधिकांश भाग लाल पल्ब से होती हैं जो रक्त में ये रक्त को छानता है। यहाँ स्थित मैक्रोफेजेज में खंडित व पूर्णतः आयु लाल रक्त कोशिकाएं हटती हैं तथा बाह्य पदार्थों को साफ कर देती हैं। तिल्ली लाल रक्त कोशिकाओं का बड़ा भंडार होता है। यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। कहाँ पर? तिल्ली में। तो लिम्फ ऊतक इसमें छितरा रहता है। अब तिल्ली के हट जाने पर व्यक्ति संक्रमण, यदि तिल्ली हट जाती है तो व्यक्ति संक्रमणों के लिए अधिक भेद हो जाता है। इसलिए प्रमुखता लिम्फोसाइट व भक्षाणुओं होती हैं। यह रक्त में आए सूक्ष्म जीवों को छानकर एवं फिल्टर की तरह ये कार्य करती हैं। ठीक है, अतः संक्रमण से बचाती है। कौन? तिल्ली। अब इसका जो अगला हैगा वो हैगा क्या? टांसिल। टांसिल क्या कार्य करता है? और टांसिल के बाद पियर चैम्बर के बाद सीधे होते हुए हम आज के मुख्य टॉपिक एड्स पर पहुंच जाएंगे। चलिए, अब हम देखेंगे टांसिल क्या होता है। टांसिल एक जोड़ा अंडाकार ग्रसनी व फेरिक्स में स्थित लिम्फ ऊतकों का समूह होता की तरह कार्य करने वाला एक अंग होता है। इसकी स्थिति में कारण यह सबसे पहले उन रोग जनकों या एंटीजनों के संपर्क में आते हैं जो मुंह श्वसन तंत्र में रास्ते शरीर में प्रवेश करती हैं। 7 वर्ष से की उम्र के बाद यह छोटे होने लगते हैं। ये टांसिल होती हैं। यह भी जो 7 वर्ष की उम्र होती है उसके बाद ये कैसे होने लगते हैं? 7 वर्ष की उम्र जैसे ही बीती उसके बाद ये भी जो हैं वो छोटे होने लगते हैं। ये भी कैसे होने लगते हैं? यह भी छोटे होने लगते हैं 7 वर्ष की
उम्र के बाद, उससे पहले ही ये बड़े होते हैं। और जैसे 7 वर्ष का एक बच्चा हो जाता है तो उसके बाद इनकी जो है आकार छोटा होने लगता है टांसिल का। अब आते हैं पेयर चेम्बर क्या होती हैं। ये आंतों की भित्तियों पर स्थित लसीकाभ ऊतक हैं। ये आंतों की भित्तियों पर स्थित लसीकाभ ऊतक होती हैं। आंतों में पहुंचे जो रोगाणु एंटीजन इनके संपर्क में आते हैं तो ये कृमि रूपक यानी परिशेषिका में भी लसीकाभ ऊतक होती हैं। ये सब वहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमको देखना श्लेष्म कला संबद्ध लसीकाभ ऊतक क्या है। देखो, आहार नाल श्वसन तंत्र मूत्र जनन तंत्र में जो आंतरिक स्तर में एक विशिष्ट श्लेष्म कला संबद्ध लसीका ऊतक होता है। यह शरीर के कुल लसीकाभ ऊतकों का लगभग 50% भाग होता है। जो लसीकाभ ऊतक होती हैं उनका लगभग कितना भाग होता है, ये 50% भाग होता है। श्लेष्म कला ये भी रोगों से लड़ने में बहुत ज्यादा मदद करती है हमारे शरीर की। चलिए अब आगे देखते हैं हम अब आगे हम आ जाते हैं एड्स पर। HIV विषाणु के कारण ये होता है एड्स रोग, इसको आप समझ के रखिए। ये एक लैंगिक संक्रामक रोग भी है और ये एक संचरीय रोग भी है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनियो सिंड्रोम जो रोग होता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे और देखेंगे एड्स क्या है। चलिए देखो, एड्स एक ऐसा गंभीर संक्रमण है जो पिछले कई दशकों से संपूर्ण मानव जनसंख्या के लिए चुनौती बना हुआ है। इसका अभी तक कोई पूर्ण इलाज नहीं है, उपचार नहीं है, ट्रीटमेंट नहीं है। आज के तारीख तक इस तेजी से फैलने वाला जो घातक संक्रमण का कोई प्रभावशाली उपचार उपलब्ध नहीं है। एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, हिंदी में इसका नाम क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। इसका नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। ये इसका हिंदी नाम है, फुल फॉर्म है ये भी उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। इसको भी आप देख सकते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये भी इसका नाम है। या फिर इसका ये एक नाम ये भी होता है, आप इसको भी याद कर सकते हैं कि इसका एक नाम है उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण, ये इसका हिंदी नाम है। और एक्वायर्ड इम्यूनो सिंड्रोम जो है इसका वो अंग्रेजी नाम है। आप दोनों में से किसी को भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये लिम्फ सिस्टम बताया गया है उसमें, ये लिम्फ लसिका वाला ये बताया गया इसमें। ठीक है, इसमें चित्र में आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर लिखा है इतिहास यानी हिस्ट्री क्या है इसकी। चलिए हिस्ट्री देखते हैं किसकी, एड्स की। हाँ, अब एड्स के बारे में 1981 जो है पहली बार पता लगा था 1981 में एड्स के बारे में। और पिछले 34 वर्षों पर यह सारी दुनिया में फैलने वाला एक रोग था। सन 1984 में सन 1984 में जो फ्रांस में एड्स विषाणु का नाम लिम्फोडिनोपैथी एसोडिएटिस वायरस था। LAV वायरस के कारण ये होता था फ्रांस में, तथा अमेरिका में इसे टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस कहा, यानी HTLV थर्ड नाम दिया गया उसको, अमेरिका के में इसका नाम दिया गया रखा गया। अब 1986 के चलते इसका जो है पुनः संक्रमण हुआ, तो इसका जो नाम रखा गया वो क्या रखा गया, पुनः संक्रमण इसका हुआ तब उसमें इसका नाम रखा गया, क्या रखा गया, HIV रखा गया। इसके वायरस का नाम क्या रखा गया, HIV। तो रोगजनक जो होता है इसका पैथोजेंस जो इसका होता है वो क्या होता है, एड्स का जो कारण है वो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी इसका वायरस होता है, उसके कारण ये रोग होता है। क्या होता है, इसका रोगजनक जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण ये होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी के कारण ये होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी जो होता है वायरस उसके कारण ये होता है, जिसे HIV कहते हैं। यह प्रतिरक्षा न्यूनता इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है।
यानी कि ये एक पश्य विषाणु है, यह एक रेट्रोवायरस है, यह एक पश्य विषाणु है जिसके कारण से ये रोग होता है। ये क्या है? एक पश्य विषाणु है। यह है वह विषाणु, यह है वह विषाणु। हमने कैमरा हटा दिया है, आप इसको देख सकते हैं, जूम कर दिया है। अब आप इसको भली भांति जो है देख सकते हैं। ठीक है, यह है वह वायरस, यह है वह वायरस जो सतही प्रोटीन, बाह्य आवरण इसका दिया गया है, बाह्य कवच इस टाइप से बना होता है, इसका आंतरिक कवच ऐसा बना होता है। इसको बनाना नहीं सीखना है, इसको सिर्फ देखने रखना है। इसमें आरएनए की एक लड़ियां होती हैं जिसके साथ ऋण वर्ग यानी ट्रांसक्रिप्टेज भी होता है। ये एड्स विषाणु जो HIV है उसका ये क्या है? HIV जो है उसका ये चित्र है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इसका चित्र। अब चलते हैं आगे। अब इसमें देखना है हमें कि रेट्रोवायरस वह विषाणु होती हैं जिसमें नाभिकीय अम्ल जो है आरएनए होता है। मतलब जिन वायरस में जो नाभिकीय अम्ल है वह आरएनए होता है, वह रेट्रोवायरस होते हैं। जो एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ आवरण से ढका रहता है वह होता है रेट्रोवायरस। एक विषाणु व्युत्क्रम अनुलेखन के करने में सक्षम होता है, अर्थात वह एक मतलब अपना पुनः उल्टा प्रकृति भी अपनी प्रतिकृति बना सकता है। रोग संचरण की विधि क्या होती है? मोड ऑफ ट्रांसमिशंस क्या होती हैं इसके? जो ट्रांसमिशन से होता है, किस प्रकार से ये फैलता है वो देखना है। इसके संचरण निम्न प्रकार से होती हैं। ये पहला इसका हैगा, रोगी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है। ये एड्स एवं एक प्रमुख यौन संचरित रोग है। कैसा है? सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज है ये, सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज है ये। अब आता है संदूषण रक्त से भी होता है ये। संदूषण रक्त यानी कि इसका मतलब ये होता है, मतलब एक व्यक्ति को एड्स था, उसका रक्त किसी अन्य व्यक्ति को दे दिया जाए, चढ़ा दिया जाए, तो उसमें भी ये रोग हो सकता है। उसकी संभावना अधिक होती है उस व्यक्ति में भी इस रोग के होने की। ठीक है, इस प्रकार से। अब आगे चलेंगे तो इसमें क्या हैगा, और संदूषण या फिर रक्त उत्पादकों के आदान प्रदान से ये रोग होता है। ठीक है, अब आता है संक्रमित संदूषित सुइयों के साझा प्रयोग से, यानी ड्रग्स का श्रेय या कुप्रयोग के करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं, बार बार एक ही सुई का प्रयोग करते हैं, तो उनको ये रोग होने की ज्यादा संभावना रहती है। कौन सा रोग होने की? एड्स होने की उनको ज्यादा संभावना रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे क्या आएगा, संक्रमित मां से अपरा के माध्यम से भी ये रोग जो है बच्चे में आना इसका संभव होता है। ये उससे भी आ सकता है, या फिर संक्रमित रोग के अच्छा, संक्रमित जो है सुई से या फिर जो होता है कान छेदने वाले से, उसे कान नाक छिदवाने से उससे क्या होता है, ये रोग आ सकता है। ठीक है, और संक्रमित वीरसेचन क्रिया होती है, वो संक्रमित वीरसेचन से भी ये आ सकता है, और अंग प्रत्यारोपण के समय भी ये आ सकता है। यदि किसी संक्रमित व्यक्ति का अंग किसी असंक्रमित व्यक्ति को ट्रांसमिटेड किया जाए तो उसमें भी ये रोग हो सकता है। एड्स के अधिक खतरे वाली व्यक्ति कौन होती हैं? निम्न समूह वाले व्यक्ति होते हैं उससे अधिक। देखो, अनेक लोगों से लैंगिक संपर्क रखने वाले व्यक्तियों में एड्स होने की संभावना होती है। अंतरशिरीय ड्रग्स लेने वालों में भी एड्स होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्तदान यानी कि रक्त लेने की आवश्यकता होती है, उन व्यक्तियों में ये होने की संभावना रहती है, जिनको मतलब साल भर में 4-5 बार या फिर ज्यादा बार उनको रक्त की आवश्यकता होती है, रक्त चढ़वाना अनिवार्य ही होता है, उनके में भी ये रोग हो सकता है। इस टाइप से इस रोग की क्या होती है, पूरी प्रोसेस होती है। पश्च विषाणु होता है, ये पश्च विषाणु जो है, ये पश्च विषाणु जो है वो आरएनए को कोड करता है। विषाणु संक्रमित और सामान्य कोशिकाओं से होता हुआ ये प्राणियों में की कोशिकाओं में प्रवेश करता हुआ, यहाँ से ये कोशिकाओं में, प्राणी कोशिकाओं में ये प्रवेश करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पर उसका क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है और अपनी संख्या को बढ़ाता है, और इस टाइप से ये जो वायरस होता है वो बहुत कम समय में जो है शरीर को पूर्णतः
क्षतिग्रस्त कर देता है। अब इसका उद्वासन काल क्या होता है वो देखिए आप, इसका इक्विलेशन जो पीरियड है इसका वो क्या होता है वो देखिए। आप जान चुके हैं कि रोग जो है, ये रोग जो है बहुत खतरनाक ये रोग होता है, ठीक है। ये रोग जनक शरीर में प्रवेश करने से लेकर रोग प्रथम लक्षण उत्पन्न होने तक, इसका मतलब जो शरीर में ये रोगजनक प्रवेश करने के बाद जब तक इसका प्रथम लक्षण नहीं आता तब तक इसके काल को क्या बोलते हैं, उद्वासन काल बोलते हैं, उद्वासन टाइम बोलते हैं, इक्विलिब्रेशन पीरियड बोलते हैं उसको, ये याद रखिए, ठीक है। एड्स में यह अवधि कुछ महीने की से लेकर कुछ वर्षों तक की भी हो सकती है। ये रोग कुछ महीनों से लेकर कुछ सालों तक भी फैल सकता है, आप इसको याद रखिए। इसके उद्वासन काल कई महीनों से लेकर कई साल तक होता है, यानी 5 से 10 वर्ष तक भी इसका उद्वासन काल हो सकता है। अब एड्स विषाणु का जीवन चक्र यानी लाइफ स्टाइल ऑफ एड्स वायरस, लाइफ स्टाइल कैसी होती है, जीवन चक्र कैसा होता है किसका, एड्स वायरस का, वो देखना है हमें। देखो मनुष्य के शरीर में प्रवेश के बाद एड्स विषाणु वृद्ध भक्षाणु जो या फिर मैक्रोफेजेज होता है उसमें प्रवेश कर जाता है। कहां पर प्रवेश कर जाता है, ये मैक्रोफेजेज में प्रवेश कर जाता है, वृद्ध भक्षाणुओं में ये प्रवेश कर जाता है, जो रोग जनकों को खाती हैं या उनका भक्षण करती हैं, उन्हीं में ये प्रवेश कर जाता है, उन्हीं को संक्रमित करता है सबसे पहले जाकर ये। तो इस कोशिकाओं के अंदर जो विषाणु है वो आरएनए या जीनोम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होती हैं की मदद से डीएनए का निर्माण करने लगता है, यानी अपना खुद का ये डीएनए बनाने लगता है, जिससे रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट अर्थात आरएनए से जो डीएनए का निर्माण रेट्रोवायरस की विशेषता होती है। इस प्रकार का ये विषाणु जो है वो डीएनए की पोषक कोशिकाओं के डीएनए से समाविष्ट हो जाता है। यह समाविष्ट डीएनए अब संक्रमित पोषक कोशिकाओं या विषाणु कण उत्पन्न करने लगता है। किसको, विषाणु जनित होती हैं जो संक्रमित होती हैं उनको उत्पन्न करने लगता है। मैक्रोफेजेज जो विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं, तब इस प्रकार से विषाणुओं की जो फैक्ट्री बन जाती है। अर्थात अर्थ है कि जो मैक्रोफेज अपने काम ना कर विषाणु डीएनए या निर्देशों का पालन कर सिर्फ विषाणुओं का निर्माण ही करती रहती है। इसके साथ ही विषाणु सहायक टी लिम्फोसाइट जो है टीएच जो कोशिकाएं होती हैं, हेल्पर जो कोशिकाएं होती हैं में प्रवेश कर जाता है, वहां पर भी विषाणु का बनना प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार की जो बड़ी संख्या में रक्त में मुक्त हुई संतति जो विषाणुओं में जो सहायक टी कोशिकाएं होती हैं उनको भी संक्रमित कर देती है और यह जीवन चक्र अपना जारी रखती है। और इस प्रकार से इन चक्रों में विषाणुओं की संख्या तेजी से बढ़ती जाती है तथा जो साथ ही है टी संक्रमित कोशिकाओं भी टी जो संख्या कोशिकाएं हैं वो संख्या में भी वृद्धि करती जाती हैं वो, लेकिन संक्रमित होती हैं। फलस्वरूप रोगी के शरीर में जो सहायक टी कोशिकाओं की संख्या में कमी आ जाती है और जो सहायक टी कोशिकाओं में T4 कोशिका यानी CD4 भी कहते हैं इसे, इन कोशिकाओं का ये क्या कर देता है, अपने शरीर में एक फैक्ट्री बना लेता है विषाणु की और इतने विषाणु मतलब बना देता है। हर जो कोशिका बनती है वो विषाणु के वो आरएनए रहित होती है, उसमें आरएनए होता है वो विषाणु जनित, उससे ये कोशिका बनती है। अब इसके लक्षण कैसे होते हैं, लक्षण देखेंगे सबसे पहले। अब हम लक्षण क्या है इसके, जो इसके सिम्टम्स जो होती हैं वो क्या होती हैं इसके, सबसे पहले देखेंगे। देखो एड्स जो है, एड्स विषाणु एड्स विषाणुओं की तीव्रता से गुणन कर सहायक टी कोशिकाओं में सामान्य संख्या में आई कमी के निम्न लक्षण होती हैं। क्योंकि सामान्य संख्या में इसमें कमी आ जाती है, उसके क्या लक्षण होती हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इसके लक्षण तो देखो ज्वर यानी फीवर, अतिसार व वजन में कमी इसका प्रमुख लक्षण होता है। सहायक टी कोशिकाओं की कमी होना व्यक्तियों में ऐसे संक्रमण ग्रसित होने लगता है जिससे स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर प्रतिरक्षा तंत्र का कारण आसानी से बचा रहता है। ठीक है, ये इसकी प्रथम रोग के ये क्या होते हैं, लक्षण होती हैं। देखते हैं अब इसमें जाता है कि जो रोगी है वो प्रतिरक्षा तंत्र इतना कमजोर हो जाता है, अर्थात उसमें इतनी कमियां आ जाती हैं या उत्पन्न हो जाती हैं कि उसमें छोटा सा एक संक्रमण भी होता है तो वो उसका लड़ने में भी असमर्थ होता है। ठीक है, तो प्राय जो मतलब उसमें कोई भी छोटे से छोटा रोग हो जाता है वो उसमें वृद्धि करता चला जाता है, ये होता है इसके कारण। एड्स रोग में वास्तव में स्वयं कि कोई विशिष्ट लक्षण नहीं होती, इसके कोई लक्षण नहीं होती। ये रोगी में उन रोगों का लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं जिससे वह द्वितीयक रूप से संक्रमित हुआ होता है। जैसे एड्स रोगियों में भी पाए जाने वाले ऐसे लक्षण जो है अवसरवादी संक्रमणों जैसे होती हैं। ऐसे संक्रमण सामान्य प्रतिरक्षा तंत्र में वाले जो व्यक्तियों होते हैं उनको प्रभावित नहीं कर पाते। ठीक है, ये होता है। अब आता है इसकी जांच क्या होती है भाई, इसकी जांच भी होगी, इसकी कुछ जांच होती है इसकी ना, एलिजा होती है इसकी जांच। देखो व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले एड्स की जांच विधि जो होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनियो सार्वेट ऐसे
जो होता है जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिसा, एलिजा, एलिजा इसकी क्या होती है, इसकी जांच होती है। ठीक है, लिम्फ नोडों का बड़ा हो जाना, तेजी से बिना कारण के वजन में कमी आना प्रारंभिक संकेत हैं जिनकी पुष्टि रक्त में एक आई HIV जो एंटीजनों के विरुद्ध में एंटीबॉडीज की जांच से होती है। जो एलिजा ये विधि होती है इसके द्वारा इसमें क्या होती है, जांच कराई जाती है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम आगे क्या है इसमें उपचार, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो देखिए एड्स एक स्थायी उपचार आज तक नहीं मिला है, लेकिन जो एड्स रोगियों को एंटी जो रेट्रोवायरस की औषधियां दी जाती हैं, लेकिन यह आंशिक रूप से ही हानिकारी होती है तथा मृत्यु को रोक नहीं सकती। ये जो दवाइयां दी जाती हैं वो इनकी मृत्यु को कुछ दिनों तक इनको जीवित रख सकती हैं, लेकिन इनकी मृत्यु को टाल नहीं सकती। तो एंटीवायरल के साथ कुछ औषधियां प्रतिरक्षी तंत्र को उत्तेजित करने के लिए भी दी जाती हैं कि इनका प्रतिरक्षी तंत्र यानी इम्यूनिटी इनकी बढ़ जाए, जिस कारण से ये रोग से लड़ सकें। लेकिन ये क्या होता है, इनकी मृत्यु तो तय होती है, जिसे बोलते हैं जेडोबुडीन, इसका जो होता है एक रोग दवाई होती है जो दी जाती है, और एजिथामिडीन इसकी एक दवाई होती है, AZT भी इसकी ये दवाइयाँ इनके रोगियों को दी जाती हैं। ठीक है, एड्स की रोकथाम क्या होती हैं। अब एड्स के रोकथाम हम किस प्रकार से कर सकते हैं वो हमको देखना है, एड्स के रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो चूंकि एड्स एक लाइलाज बीमारी है, अतः इसके रोकथाम का जो सर्वोत्तम उपाय है वो इसके कहावत है, डोंट डाइड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, तो अर्थात अज्ञानता के कारण मत मरो, डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण मत मरो। एड्स के मामले में सटीक बैठती है। हमारे जो ये जो है वह अज्ञानता के मामले में सही बैठती है। ठीक है, एड्स के बाद लापरवाही से फैलने वाला ये रोग होता है, यह न्यूनता यह है टाइफाइड की तरह अनजाने गलतियों से संयोग से ये फैलता रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या आएगा, अनजाने व्यक्तियों से लैंगिक संपर्क ना करने में एड्स से जो आसानी से बचा जा सकता है इन सभी कारणों से। अब इन रक्तदान के मामले में संक्रमित मां से सुई इसकी जो लक्षण होती है उसी को देखा गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एड्स के रोकथाम हेतु निम्न उपायों को सुझाया है। देखो लोगों को एड्स के कारण संचरण व रोकथाम के उपायों से सुरक्षित जानकारी देकर एड्स के जो है काफी हद तक इससे बचा जा सकता है। अनजाने लोगों से लैंगिक संपर्क ना करना अर्थात संयमित जीवन द्वारा ये रोग होता है। ठीक है, अब बात में आ जाते हैं कि रक्तदान के समय संदूषण रहित रक्त की उपस्थिति या अनुपस्थिति, इसकी HIV युक्त उसको प्रेरणा, इन सभी चीज़ों की उसमें जांच कर लेना। सभी प्रकार के अस्पतालों में सिर्फ एक बार प्रयोग की जाने वाली सुइयों का ही प्रयोग करना। ठीक है, ड्रग्स के जो कुप्रभाव पर रोक लगाकर जो कंडोम का मुक्त वितरण कर या सुरक्षित ये सेक्स अपनाकर या फिर संभावित रोगियों में शारीरिक से एड्स की जांच कराकर इन जो है इन रोगों पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, रेजर टूथब्रश आदि जो होते हैं इनका जो किसी से साझा ना कर कर इन रोगों से क्या हो सकता है, लड़ा जा सकता है। अपने देश में जो राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नको यानी नको बोलते हैं, यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तथा अन्य गैर सरकारी संगठन है जिसे NGO बोलते हैं, एड्स के विषयों में जागरूकता फैलाने में काफ़ी कार्य कर रहे हैं। देखो एड्स के संक्रमण में छिपाना समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि इसके संक्रमण कई अन्य जो लोग तक फैल सकता है। एड्स रोगियों को मदद या सहानुभूति व इलाज की आवश्यकता होती है। समाज द्वारा इनकी उपेक्षा उचित नहीं है। समाज व चिकित्सीय समुदाय होने से सहयोग में इनका नियंत्रण पाया जा सकता है। इन रोगों पर क्या हो सकता है, नियंत्रण भी पाया जा सकता है, कि ऐसी बात नहीं है कि इन रोगों पर कोई नियंत्रण नहीं लगा सकता, इन रोगों पर भी नियंत्रण हो सकता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये इतना ये लेक्चर था। आज हमने एड्स के बारे में पढ़ा है। अब हम कल देखेंगे इसमें एक और इसका मुख्य टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम बोलेंगे कैंसर।
अब हम इसमें कल देखेंगे कैंसर। तो इसका जो वॉल्यूम 9 होगा उसमें हम किसको देखेंगे, कैंसर को देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।